Hello student, today we are starting new topic in equilibrium, Kc and Cp values in heterogeneous equilibrium. बच्चों प्रीवियस लेसन्स में आपने होमोजेनियस और heterogeneous equilibrium के बारे में पढ़ा था, right? Any reaction in which all the reactants and products are in same physical state, for example H2 gas plus I2 gas sin of impossible 2HI gas, यहाँ पे सेम फिजिकल स्टेट है इसलिए इसको होमोजेनियस। और इसी तरीके से हमने पढ़ा था कि एनी सिस्टम in which reactants and products are in different physical state we call them as heterogeneous equilibrium. So today we are going to learn how to write Kc and Kp expression in heterogeneous equilibrium. अभिषेक बेटा इधर आ जाओ पीछे इसके। बच्चों suppose I have to write Kc expression for this, right? So Kc will be equal to equilibrium concentration of CaO, equilibrium concentration of CO2 and equilibrium concentration of CaCO3, right? तो इसमें तो कोई नई बात हुई नहीं, ये तो हमने पहले से ही पढ़ रखा है कि भाई जो भी रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है उनकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हम ऐसे लिखेंगे तो हम Kc वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों इसमें नया क्या है, जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट प्योर सॉलिड स्टेट में है उसकी कंसंट्रेशन हम जो है एक्सप्रेशन से इग्नोर कर सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, हमने इसको इग्नोर किया, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सप्रेशन आ गया, और CaCO3 भी सॉलिड है इसलिए इसको भी इग्नोर किया। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया बच्चों Kc इज इक्वल टू CO2 का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, दैट्स इट। तो बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि आखिर क्यों हमने कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन को इग्नोर किया, राइट? कोई आंसर है आपके पास? Why we are not considering concentration of calcium oxide and calcium carbonate in the Kc expression? ट्राई करिए। ये तो बता दिया कि नहीं लिखना। इसी तरीके से सॉलिड का कोई कंसंट्रेशन नहीं होता है। अच्छा बच्चों इस चीज को आपको सही करना है, सॉलिड्स का कंसंट्रेशन होता है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों नहीं लिख रहे बच्चों इसमें? कंसंट्रेशन ऑफ एनीथिंग which does not change during the reaction become insignificant in Kc और Kp expression। अब इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से पढ़ लीजिए बच्चों। कंसंट्रेशन ऑफ एनीथिंग, कोई भी ऐसा चीज जिसकी कंसंट्रेशन रिएक्शन में चेंज नहीं हो रही है, उसका एक्सप्रेशन जो है, उसका जो वैल्यू है वो Kc और Kp के एक्सप्रेशन में इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, यानी उसके वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? अब हमको ये बताइए बच्चों, क्या कैल्शियम कार्बोनेट या CaO की कंसंट्रेशन इस पूरी रिएक्शन में कांस्टेंट रही, अनचेंज रही, यानी रिएक्शन की स्टार्ट से एंड तक कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड की कंसंट्रेशन चेंज हुई या नहीं हुई? रिएक्शन स्टार्ट हुई, रिएक्शन के स्टार्ट होने से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हुआ, राइट? तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन चेंज हुई या नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? क्या इसका वैल्यू घटा नहीं यहाँ पे? क्या इसका वैल्यू बढ़ा नहीं यहाँ पे? बच्चों इसका आंसर ये है कि अमाउंट वाइज तो ये चेंज हुआ, लेकिन कंसंट्रेशन वाइज चेंज नहीं हुआ। अगर इसको आपको ढंग से समझना है
तो इस पिक्चर को देखिए बहुत आसानी से और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मानो कि कैल्शियम कार्बोनेट स्टार्टिंग में इतना है हमारे पास, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। एज्यूम करिए कि ये मानो 4 मोल है स्टार्टिंग में और इसका पूरा वॉल्यूम कितना है, मानो 2 लीटर है। तो इसकी मोल पर लीटर कंसंट्रेशन कितनी होगी, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 मोल पर लीटर। यानी स्टार्ट में इसकी कंसंट्रेशन हो गई 2 मोल पर लीटर, राइट। रिएक्शन जब स्टार्ट हो गई तो आधा इसमें से कन्वर्ट हो गया, कहां चला गया बच्चों, प्रोडक्ट में चला गया। तो 4 मोल की जगह कितना बचा, 2 मोल। जब 2 मोल बचा है क्या वॉल्यूम अभी भी 2 लीटर ही है या कम हो गया, 2 लीटर ही है। नहीं बेटा, वॉल्यूम देखो पहले इतना बड़ा था, अब कितना हो गया उसका, आधा। तो यहाँ पे वॉल्यूम हो गया 1 लीटर। यानी कि इक्विलिब्रियम पे अगर हम फिर से इसकी कंसंट्रेशन निकालें तो कितनी कंसंट्रेशन आएगी, 2 मोल डिवाइडेड बाय 1 व्हिच इज 2.0 मोल पर लीटर। तो सॉलिड्स के केस में बच्चों क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे जैसे क्वांटिटी डिक्रीज हुई वैसे वैसे वॉल्यूम भी उसी रेशियो में डिक्रीज हो गया। यानी कंसंट्रेशन जो थी वो 2 मोल पर लीटर स्टार्ट में थी और 2 मोल पर लीटर क्या हो गई, वो फाइनल। इक्विलिब्रियम भी उतनी ही है, यानी कंसंट्रेशन स्टार्ट से लेके इक्विलिब्रियम तक उतनी ही बनी रही। इसलिए जो है हम बोल रहे हैं कि सॉलिड की कंसंट्रेशन किसी भी इक्विलिब्रियम में अगर वो प्योर सॉलिड है शुरू से लेके इक्विलिब्रियम तक चेंज नहीं होती है। अब यही चीज अगर हम गैस के लिए पढ़ें, मानो कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, उसमें स्टार्टिंग में हमारे पास कोई रिएक्टेंट R है, राइट, और कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर, राइट। 4 मोल रिएक्टेंट है और वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। यानी स्टार्ट में इस गैस की कंसंट्रेशन कितनी होगी बच्चों, 4 मोल थे और वॉल्यूम था 2 लीटर। कितना हो गया, 2 मोल पर लीटर। अब इसमें से R में से मानो बच्चों आधा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो कितने मोल बचे यहाँ पे, 2। क्या गैस का वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिए। गैस का वॉल्यूम अभी भी उतना ही है जितना पहले था। तो अब जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आई गैस की वो कितनी आई, 1 मोल, 2 मोल थे और डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ये आ गया 1 मोल पर लीटर। तो ये प्रॉब्लम है, गैस में जैसे क्वांटिटी डिक्रीज हुई वैसे वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हुआ। सॉलिड्स में जैसे क्वांटिटी डिक्रीज हुई वैसे वैसे वॉल्यूम भी उसी प्रोपोर्शन में डिक्रीज हो गया। तो सॉलिड्स का जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्शन में थ्रू आउट उतना ही बना रहा, जबकि गैस के केस में जैसे जैसे क्वांटिटी डिक्रीज हुई वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हुआ। यानी कंसंट्रेशन पहले ज्यादा थी और बाद में क्या हो गई, कम। तो इसलिए हम गैस और कुछ और चीजों की कंसंट्रेशन तो हम कंसीडर करते हैं, लेकिन प्योर सॉलिड के केस में ऐसा हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, CaO की कंसंट्रेशन शुरू से आखिर तक कांस्टेंट बनी रही। क्वांटिटी वाइज तो डिक्रीज हुआ लेकिन कंसंट्रेशन वाइज डिक्रीज नहीं हुआ। CaCO3 की कंसंट्रेशन शुरू से आखिर तक उतनी ही बनी रही। तो ऐसे वैल्यूज जो हैं जो कांस्टेंट हैं, जो वेरिएबल नहीं है, उनको हमने क्या करा, इग्नोर कर दिया। हमने 0 नहीं माना, हमने कहा कि ये इनसिग्निफिकेंट हो गए, इग्नोर हो गए। तो Kc का एक्सप्रेशन कितना आ गया, CO2 की कंसंट्रेशन, राइट। इसी तरीके से बच्चों जब हम Kp की कंसंट्रेशन लिखते हैं तो Kp की कंसंट्रेशन के लिए भी जो ये प्योर सॉलिड्स हैं इनका कोई प्रेशर तो होता नहीं है, राइट। तो यहाँ पे इनको हम इग्नोर कर देते हैं और जो Kp का वैल्यू आता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू Kp, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, राइट। बच्चों अगर इतना आपको समझ आ गया है तो इसमें एक चीज आप और ऐड कर लीजिए, प्योर लिक्विड्स
राइट। प्योर लिक्विड्स का भी सेम ही केस है, क्योंकि प्योर लिक्विड भी जैसे जैसे उनकी क्वांटिटी डिक्रीज होगी वैसे वैसे उनका वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, यानी प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन भी पूरी रिएक्शन में चेंज नहीं होता है, उतना ही बना रहता है। तो उनको भी हम जो है वो केसी के एक्सप्रेशन में इग्नोर कर सकते हैं और करते भी हैं। प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड्स आर नॉट कंसिडर्ड इन द केसी एक्सप्रेशन, राइट। बच्चों इसी का मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उसका आपको केसी का एक्सप्रेशन लिखना है, राइट। दिस इज Ag2O सॉलिड प्लस 2HNO3 aqueous sign of reversible 2AgClO2 plus H2O. H2O is given as liquid and AgClO2 is given as aqueous, right। अब इसमें बच्चों देख के बताइए कि किस किस का एक्सप्रेशन जो है हम यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, हमारा केसी का क्या वैल्यू होगा, राइट। अभिषेक आप बताइए। 2HNO3 और 2AgCl हाँ इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा उदयवीर आप बताइए बेटा। Ag2O को इग्नोर करेंगे, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये प्योर सॉलिड यानी कंसंट्रेशन इसकी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, थ्रू आउट द रिएक्शन सेम रहती है। और दूसरा किसको, H2O को, राइट। इन दोनों को क्यों नहीं कर सकते, ये प्योर लिक्विड नहीं है बच्चों, ये सॉल्यूशन है, एक्वस है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन रिएक्शन में चेंज होगी और इसकी भी जो कंसंट्रेशन रिएक्शन में चेंज होगी। तो केसी एक्सप्रेशन आया हमारा। सबसे पहले तो बच्चों जैसे हम लिखते हैं वैसे लिख लिया, H2O liquid and this is AgClO2 aqueous whole square divided by Ag2O solid HNO3 aqueous whole square, right। Now we will ignore the value of solid and the value of pure liquid. So KC expression is here AgClO2 aqueous whole square divided by HNO3 aqueous. This will be your KC expression. CO whole 4 solid, right। बच्चों इसका KC एक्सप्रेशन लिखिए। तो KC is equal to how much बताइए तो। हाँ क्या क्या इग्नोर करेंगे इसमें हम, सॉलिड एंड सॉलिड। तो ये बन गया आपका CO का कंसंट्रेशन रेज़ टू 4। और अगर Kp एक्सप्रेशन लिखना है Kp, सो Kp is equal to PCO रेज़ टू 4, राइट। क्योंकि सॉलिड्स का कोई प्रेशर नहीं होता है, दैट इज व्हाई वी विल इग्नोर सॉलिड इन Kp एक्सप्रेशन, राइट। एंड Kp is equal to PCO रेज़ टू 4। सर मुझे 1/1 में अच्छा 8 will be 1, okay, this went wrong। So bachcho we will take third example also for Kc expression in heterogeneous system। So this is Kc is equal to, this is ignored, so 1/CO raised to 4 and Kp is equal to 1/PCO raised to। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक वी आर स्टार्टिंग
is few important things about KC। ये हमने KC के डिस्कशन में अलग अलग जगह बहुत सारी बातें डिस्कस करी हैं। मैं उन सब को समराइज कर रहा हूँ जिससे एक बार हमको रिमाइंडर भी मिले और हम कभी मिस्टेक ना करें। सबसे पहली बात ये है KC वैल्यू, राइट, ब्लैंक स्पेस डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब आपको ये सोच के बताना है कि यहाँ पे इस ब्लैंक स्पेस पे शुड आई राइट हियर डज नॉट और शुड आई राइट डज नॉट। KC value does depend on initial concentration और KC value does not depend on initial अच्छा ओके does और या do not, राइट, बहुत सारे KC वैल्यूज हो सकते हैं। तो KC वैल्यू डू नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब क्या है बच्चों इसका? मतलब ये है कि जैसे आपने कोई रिएक्शन स्टार्ट करी और उसको आपने 100 वैल्यू से स्टार्ट किया, फिर वो डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, ये कंसंट्रेशन आप KC के फॉर्मूले में लगाएंगे और KC का वैल्यू आ जाएगा। अब यही रिएक्शन आपने क्या करा, कोई बहुत बड़ा कंटेनर लिया और वहां पे 100 की जगह 10,000 से स्टार्ट किया, तो क्या KC का वैल्यू चेंज होने वाला है या सेम ही रहेगा? सेम क्यों रहेगा बच्चों? क्योंकि जैसे हमने रिएक्टेंट का वैल्यू बढ़ाया वैसे ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी उसी रेशो में बढ़ेगा। तो रेशो जो आएगा वो हमारे पास सेम वैल्यू आएगा। यानी KC किसी भी रिएक्शन का वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितनी वैल्यू से स्टार्ट किया, राइट। नाउ द सेकंड पॉइंट, KC depends on temperature। मतलब ये एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 में, आप वहां पे जाके इस बात को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और बहुत सारे कई सारे फैक्टर्स पे, राइट। तो अगर हम रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो आप मान के चलिए कि ये रिएक्शन चेंज रिएक्शन है, ये डिफरेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन नहीं है। यानी सेम रिएक्शन अगर मैं लिखूं एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर मैं लिखूं एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दोनों रिएक्शन बच्चों अलग अलग रिएक्शन है। तो दोनों में हो सकता है किसी में फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रही हो या किसी में बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रही हो। KC का वैल्यू सेम नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों में हो सकता है अलग अलग हो सकता है कह रहा। तो यहाँ पे KC वैल्यू जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसीलिए न्यूमेरिकल्स में जब भी KC का एक्सप्रेशन लिखा जाता है या किसी भी आप डेटा टेबल में देखोगे KC का एक्सप्रेशन हमेशा विद टेम्परेचर दे रखा होता है। यानी सेम न्यूमेरिकल अगर वो डिफरेंट टेम्परेचर के साथ देंगे तो KC का वैल्यू बच्चों डिफरेंट ही आएगा, उतना नहीं आएगा, राइट। तीसरी बात है बच्चों जो हमने पढ़ी थी कि KC वैल्यू फॉर Rn इक्वल टू P एंड KC डैश वैल्यू P साइन ऑफ रिवर्सिबल R, यानी इन दोनों के KC एक्सप्रेशंस में क्या रिलेशन है ये हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने रिएक्शन रिवर्स करी है तो KC वैल्यू आ जाएगी 1/KC डैश और यू कैन आल्सो से KC डैश इक्वल्स टू 1/KC, राइट। हम लोगों ने पढ़ रखा है, जस्ट एक बार रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा फोर्थ एंड लास्ट है, अगर हम रिएक्शन को किसी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये R साइन ऑफ रिवर्सिबल P था और इसका KC वैल्यू आ गया आपका PR,
राइट। अगर इस रिएक्शन को हमने n वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, n मतलब 0 1 2 3 कुछ भी नंबर, यहाँ पे कोई इंटीजर आ गया यहाँ पे, तो Kc डैश क्या हो जाएगा बच्चों, p रेज़ टू n एंड r रेज़ टू n, राइट और नॉट? यस सर। और Kc डैश और Kc में रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चों, Kc डैश इक्वल टू Kc रेज़ टू n, यानी जिस भी नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है वही नंबर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है, समझनी है। अभी तक कोई ऐसी चीज है जो दोबारा समझ नहीं हो? अभिषेक वो भी क्लियर हो गया ना, सॉलिड को क्यों इग्नोर करते हो बेटा? बेटा चौक दूसरी दूरी खत्म हो गई, चौक में ना दो तरीके से ज़्यादा डस्ट आती है। Now student, next we are starting here application of Kc value, यानी Kc की कैलकुलेशन से, Kc की वैल्यू से हमको क्या क्या बेनिफिट है, कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, that we are going to learn application of Kc value, right? First है बेटा predicting the extent of the reaction। बच्चों कैसे प्रिडिक्ट करते हैं ये मैं आपको एक मिनट बाद बताऊंगा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ। कोई गैस करेगा बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन? रिएक्शन का काम होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। हम कोई भी रिएक्शन क्यों करा रहे हैं भाई, रिएक्टेंट तो हमारे हाथ में है ना, हम उसका रिएक्शन को इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उस रिएक्शन को हम, उस रिएक्टेंट को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर ये काम अच्छी तरीके से हो, यानी कि ज्यादातर रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम कहेंगे एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन इज वेरी गुड। अगर ये काम थोड़ा थोड़ा हो, यानी थोड़ा सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन इज मॉडरेट। अगर यही काम बहुत ही कम वैल्यू में हो तो हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन इज वेरी लो। ये तीन तरीके के हमारे पास हो गए, यानी एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन गुड का मतलब क्या हुआ कि R has converted into product, right, in a very good concentration. Extent of the reaction moderate, R has converted into P somewhat, right. If the extent of the reaction is low, मतलब ज्यादातर रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट हुआ ही नहीं। अब इन तीनों केसेस में Kc वैल्यू जो है वो हमारी अलग अलग होगी, राइट। जैसे पहला केस लेते हैं बच्चों कि Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ P कंसंट्रेशन R। मानो कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई, तो कौन चीज ज्यादा होगी, P या R? P। जब P ज्यादा होगी तो Kc की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा या कम? Kc की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी Kc इज मच हायर देन 10 रेज़ टू 3। इसका मतलब हो गया एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई, राइट। तीसरा केस है बच्चों कि रिएक्टेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन कन्वर्टिंग इनटू P, यानी कि बहुत बहुत माइन्यूट वैल्यू, बहुत जरा सा कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या करेंगे, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय R, यानी कि इक्विलिब्रियम जब पहुंच गया
तो कौन सी चीज हमको ज्यादा मिलेगी, P या R? यानी जब R ज्यादा है तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे Kc इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू 10⁻³ यानी 10⁻³ से अगर नीचे है तो हम बोलेंगे कि इस रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है, कम है, एक्सटेंट इज लो, इस रिएक्शन का एक्सटेंट कम है। अब बीच में क्या है, इफ Kc वैल्यू इज इक्वल टू 10⁻³ टू 10⁻³ यानी इतने से इतने के बीच में है तो हम बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज मॉडरेट, यानी इस रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सफिशिएंट मिल रही है, बहुत कम या बहुत ज्यादा नहीं मिल रही है। बच्चों यही एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है आपकी बुक में एक बढ़िया सा डायग्राम बना रखा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बच्चों सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, राइट, हाई एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, लो extent of reaction, and this is moderate extent of reaction. तो वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास, 10⁻³ से कम, दिस इज लो एक्सटेंट, 10⁻³ से ज्यादा हाई एक्सटेंट, 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में दिस इज का मॉडरेट। इसी एरो पे आप बहुत आसानी से ये भी लिख सकते हैं कि कौन सी एक्सटेंट पे R ज्यादा है या P ज्यादा है। फॉर एग्जांपल इस वाले केस में कौन सी चीज ज्यादा होगी, P ज्यादा होगा, P इज वेरी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू R, क्लियर। इसमें क्या होगा बच्चों, R इज वेरी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू P, and in the moderate section it will be both will be significant, यानी दोनों का कंसंट्रेशन जो है वो मेजरेबल होगा, सिग्निफिकेंट होगा, कोई भी बहुत कम या बहुत ज्यादा इसमें होने वाला नहीं है, राइट। कुछ रिएक्शंस के एग्जांपल दे रखे हैं बच्चों, इससे हमको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 1, H2 plus O2 साइन ऑफ रिवर्सिबल H2O। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये है कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों ये रिएक्शन जो है वो एक्सप्लोजन के साथ होती है, धमाके के साथ होती है, यानी जैसे आपने हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन के मिक्सचर को एक स्पार्क दिखाया तो बूम के साथ में जो है ये रिएक्शन हो जाती है। तो अब ये बताइए, आप गैस करिए कि इस रिएक्शन का Kc वैल्यू ज्यादा होगा या कम होगा। Kc वैल्यू ज्यादा, बहुत ज्यादा है। Kc कितना है इस रिएक्शन का बच्चों, दिस इज 2.4 into 10⁻47, यानी 10 के आगे आपको 47 जीरो लगाने पड़ेंगे, इतना बड़ा है। तो ये कौन सी कैटेगरी की रिएक्शन है, हाई एक्सटेंट, लो एक्सटेंट या मॉडरेट, वेरी हाई एक्सटेंट, राइट। दूसरा रिएक्शन देखो बच्चों, N2 plus O2 साइन ऑफ रिवर्सिबल 2NO, N2 गैस, O2 गैस, 2NO गैस, राइट। This is 4.8 into 10⁻31। अब बताओ ये Kc वैल्यू ज्यादा है, कम है या मॉडरेट है, लो है,
कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी? लो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, राइट। तो इसी तरीके से बच्चों हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है, कौन सी चीज ज्यादा है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? इंडस्ट्री में अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है और इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स को ये देखना है कि रिएक्शन कराना भी है या नहीं, तो अगर वो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो वो ऐसी रिएक्शन लेंगे जिसका केसी वैल्यू एक सिग्निफिकेंट वैल्यू हो, जिससे कि थोड़ा प्रोडक्ट बन भी जाए। ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसी रिएक्शन ले लें जैसे ये नीचे लिखा है बच्चों, इसमें NO का कंसंट्रेशन बहुत 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 कम होगा। ये रिएक्शन कहाँ होती है आप खुद ही देखें। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होती है, ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में होती है। ये रिएक्शन कहाँ होती है? ये रिएक्शन जो है वो ऑटोमोबाइल्स की इंजन के अंदर होती है। जब वहां पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है, बड़म 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 आवाज आ रही होती है आपकी गाड़ी में से, तो थोड़ी सी नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है और नाइट्रस ऑक्साइड NO जो है वो गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है इसमें बन जाती है। एटमॉस्फेयर में यही रिएक्शन होती है लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, इसीलिए NO क्या है वो एक अच्छी गैस नहीं है बच्चों, डेंजरस गैस है और इसका क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में भी कम होता है और ये जो हमारी गाड़ी के साइलेंसर है उनमें से निकलती है, इसका एक्सटेंट जो है वो कम ही होता है, राइट। एक बार टाइम चेक करो। 11:30 एक घंटे बाद बच्चों नेक्स्ट यूज जो है वो केसी या केपी वैल्यू का है, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, राइट। यानी कि हम बता सकते हैं कि ये रिएक्शन अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। किस तरीके से बच्चों, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। सपोज करो कि वी हैव दिस रिएक्शन H2 गैस, I2 गैस, 2HI गैस। ये रिएक्शन किसी लैब में किसी कंडीशन में हो रही है और इस रिएक्शन का 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका जो Kc वैल्यू है वो है बच्चों 57। ये वैल्यू सपोज करो हमने किसी डेटा टेबल से गूगल करके हमने ये निकाल के चेक कर लिया कि भाई इस रिएक्शन का 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना केसी वैल्यू है। अब ये रिएक्शन हमने स्टार्ट करा, स्टार्ट करने के बाद में टाइम टू टाइम अलग अलग टाइम पे हम ये चेक करते रहे कि ये कंसंट्रेशन कितनी कितनी हो गई है। सपोज करो किसी टाइम टी पे एट एनी टाइम टी हमने चेक करा कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर आया, I2 का कंसंट्रेशन 0.2 मोल पर लीटर आएगा और HI का कंसंट्रेशन जो है वो 0.4 मोल पर लीटर है। अब हमारा टीचर हमसे पूछ रहा है कि बच्चों ये बताओ क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई है या नहीं आ गई, या थोड़ा टाइम और लगाएं, थोड़ा और वेट करें जिससे ये पता लगे कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आई है या नहीं आई है। हम क्या कर सकते हैं इसमें? पूरा केस क्लियर है। वी आर हैविंग दिस रिएक्शन इन लैब जिसका केसी वैल्यू हमने पहले से गूगल में चेक कर लिया कि भाई 700 डिग्री कितना आता है, राइट। उसके बाद में हमने क्या करा कि ये किसी भी टाइम पे चेक करा तो H2I2 HI का वैल्यू कितना आ गया। अब टीचर पूछ रहा है कि रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम में आई है या नहीं आई है, तो क्या करें हम? इसका K ट्रायल केसी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वी आर नॉट श्योर, और वी कैन राइट इट एज QC कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट, वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हम केसी करते हैं, इज इक्वल टू HI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 इनटू I। ये कितना हो गया बच्चों? दिस इज इक्वल टू 0.4 स्क्वायर। कैन आई राइट 0.4 इनटू 0.4
डिवाइडेड बाई H2 into I2, 0.1 into 0.2। इसको मैंने अगर सॉल्व करूंगा बच्चों तो इसका आंसर आता है 8, राइट। अब 8 वैल्यू तो यहाँ पे आ रही है और हमारा केसी कितना है 57। अब बताओ क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? नहीं। यस और नो? नहीं। तो वी विल से कि भाई रिस्पेक्टेड टीचर, दिस इज हैविंग QC वैल्यू 8, QC वैल्यू यहाँ पे 8 आ गया है जो कि 57 से बहुत कम है। इसका मतलब ये रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंची है, इसको थोड़ा वेट और करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको इतना समझ आया बच्चों तो ये बताओ यहां से ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी? फॉरवर्ड में आएगी। क्यों फॉरवर्ड में जाएगी? क्योंकि वैल्यू कम है। अगर ये कम है इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर को बढ़ना है, HI का कंसंट्रेशन और बढ़ेगा तभी तो ये वैल्यू बढ़ेगा। तो अगर यहाँ पे ये 8 है बच्चों, QC = 8 और KC वैल्यू जो है वो 57 है, तो ये रिएक्शन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए प्रोडक्ट और बनाना पड़ेगा, राइट। यानी कि द रिएक्टेंट हैज टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, इट मींस फॉरवर्ड रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस मोर एंड मोर। तो हमारे दो बेनिफिट हो गए। सबसे पहले तो हमें ये पता लग गया कि भाई K ट्रायल या QC वैल्यू निकालने से कि भाई रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। दूसरा ये ठीक है इक्विलिब्रियम में नहीं है तो यहाँ से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर कम है तो फॉरवर्ड में जाएगी और अगर ज्यादा है तो बैकवर्ड। यानी हम इसको 3 इसमें पिक्चर बना सकते हैं। One is this is your QC and this is your KC. This is your QC and this is your KC. This is your KC and this is your QC. This is QC and this is KC. This is QC. This is KC and this is KC and this is QC. बताओ यहाँ पे QC कम है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ दोनों बराबर है, ये रिएक्शन क्या हो गई इक्विलिब्रियम में आ गई। यहाँ पे QC क्या है कम है, यानी ये रिएक्शन क्या हो गई है, इसको ऐसे लिखे थे जैसे हमने पहले लिखा था। दिस इज QC, ये कम वैल्यू है, इसका मतलब ये क्या होगा कि यहाँ पे ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। अच्छा, they both have become same. So we'll correct it one more time. अगर QC का वैल्यू ज्यादा हो गया है then it will be going to backward direction, right? बच्चों एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। At any point of time जो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं we write it as a K trial और QC वैल्यू, right? जो भी नंबर आता है वो हम स्टैंडर्ड वैल्यू से जो हमारी डेटा बुकलेट से या गूगल इंटरनेट से मिल जाएगी उससे कंपेयर करते हैं। अगर बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम है। अगर K ट्रायल या QC वैल्यू कम आता है तो हम कहते हैं रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अगर QC ज्यादा है तो हम बोलेंगे यहाँ से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इस टॉपिक पे बच्चों जो मैंने आपको वर्कशीट दी है, वर्कशीट डी, राइट, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम दे रखी है। आप उसको कैलकुलेट करें, आपका जो है वो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, आपको टॉपिक की क्लैरिटी और बहुत अच्छी आएगी, राइट। सो विद दिस आई एम टेकिंग ऑफ फ्रॉम योर स्टूडेंट। बच्चों अच्छी तरीके से चैप्टर रिवाइज करते रहें। मैं एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो देखते समय अपना कॉपी पेन लेके बैठे बच्चों, वीडियो स्टॉप करें, थोड़े नोट्स लें, समझें, फिर उसको आगे देखें। इस तरीके से आपके नोट्स भी तैयार होंगे और इस तरीके से आपको वीडियो भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। अपने कमेंट्स जो है वो ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में डालें। आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं क्लियर करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। Hello dear all,
Welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities.